और नमस्कार, मैं आर.के. पंडित आप लोग के बीच फिर से बायोमोलिक्यूल्स के नए वीडियो को लेके आया हूँ। इससे पहले आप लोग की इसी यूट्यूब चैनल पे आपको 3 वीडियो पहले ही ऑलरेडी बायोमोलिक्यूल्स के डाल दिए गए हैं। ये वीडियो किन के लिए आवश्यक है? ये आवश्यक है 11th वाले के लिए, ये आवश्यक है 12th वाले के लिए। सबसे पहले तो आपको इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग इससे पहले जो भी वीडियो हमारे इस यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में अपलोड कर दिए गए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उसको देख लीजिए। उसके बाद इस वीडियो पे आइए, तब आपको अच्छे समझ में आएंगे। तो हम लोग आज फिर बायोमोल्ड्स के नए एमिनो एसिड की ओर चलेंगे। एमिनो एसिड हमारा नया टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ। ये बताइएगा कि जीवधारी जो है, जीवधारी जो जीव है, उनका शरीर किससे मिलके बना है? आप सही सोच रहे हैं। आप जो भी सोच रहे हैं सही सोच रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कोशिका तो सही है। कोशिका एक्चुअली कहा किसको जा रहा है? कोशिका कहा जा रहा है हमारा कि जीवों के जो संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है वो कोशिकाएं हैं। ठीक उसी प्रकार से एमिनो एसिड्स भी किसी की संरचनात्मक इकाई है। किसकी है? प्रोटीन की है। प्रोटीन के संरचनात्मक इकाई को एमिनो एसिड कहा जाता है। प्रोटीन के संरचनात्मक इकाई को एमिनो एसिड कहा जाता है। या डेट मीन्स एक परिभाषा लेकर और हम कह सकते हैं कि जो हमारा एमिनो एसिड है ये एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। एमिनो एसिड यानी वैसा कार्बनिक यौगिक। एमिनो एसिड क्या है? एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जिसमें हमारे दो क्रियाशील समूह होते हैं। एक हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड COOH और एक हमारा एमीन NH2। अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक में हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन ग्रुप दोनों उपस्थित है, दोनों है, तो हमारा कहलाएगा एमिनो एसिड। जैसे एक एग्जांपल दिया गया है, पूरा पढ़ लेते हैं इसको। वैसा कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन दोनों ग्रुप उपस्थित होते हैं, उसे उस एमिनो एसिड को उस कार्बनिक यौगिक को हम लोग एमिनो एसिड कहते हैं। यानी वैसा कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन दोनों ग्रुप उपस्थित हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे एमिनो एसिड कहेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, देख लीजिए यहाँ पे एक हमारा कार्बनिक यौगिक है, ये C जो है एक तरफ जुड़ा हुआ है COOH से यानी कार्बोक्सिलिक एसिड से, एक तरफ जुड़ा हमारा एमीन से। यानी एक तरफ हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक तरफ हमारा एमीन है। जब दोनों हो तो क्या कहलाएगा? हमारा एमिनो एसिड। रुकिए वीडियो के, दोनों को जानना है फिर काटना ही पड़ेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड। एमिनो एसिड का जो है हम लोग वर्गीकरण के बारे में जानते हैं। वर्गीकरण के हमारा 3 बेस है, 3 आधार है। पहला आधार है, देख के गिर न जाए, पहला आधार जो वर्गीकरण का है, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ एमीन। एमीन के जो स्थान है, एमीन को कार्बनिक यौगिक में कहा रखा गया है, उनके स्थान के आधार पर, एमीन के स्थान के आधार पर जो है उसका वर्गीकरण किया गया है। दूसरा आधार जो हमारा है, दूसरा आधार वह है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर यानी रासायनिक प्रकृति के आधार पर आपका वर्गीकरण किया गया है। तीसरा आधार जो हमारा है, ये सेकेंड है। थर्ड जो आधार हमारा है वो आधार है हमारे शरीर में किस प्रकार के पदार्थ बन रहे हैं उसके आधार पर, डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ बॉडी के आवश्यकताओं के आधार पर, बॉडी के आवश्यकताओं पे, यानी बॉडी को क्या क्या चाहिए उसके आधार पे एमिनो एसिड का वर्गीकरण किया गया है। पहला आधार जो है, इस पर आपको कई प्रकार के एमिनो एसिड दिए गए हैं, जैसे अल्फा एमिनो एसिड, दूसरा हमारा बीटा एमिनो एसिड, थर्ड में हमारा है गामा एमिनो एसिड, डेल्टा एमिनो एसिड, चलिए इधर जो है
इधर जो हमारा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, इसके आधार पर पहला हमारा है न्यूट्रॉल एमिनो एसिड। दूसरा हमारा यहाँ पे है बेसिक एमिनो एसिड। और थर्ड में हमारा जो है वो हमारा है एसिडिक एमिनो एसिड। यहाँ पे जो हमारा एसेंशियल एमिनो एसिड, आवश्यक एमिनो एसिड। दूसरा हमारा है अनावश्यक एमिनो एसिड। यानी फिर से जान लेते हैं, एमिनो एसिड को जो है 3 आधार बनाकर वर्गीकरण किया गया है। फर्स्ट आधार बना के वर्गीकरण किया गया है आपका एमीन के स्थान के आधार पे, एमीन को किस स्थान पे रखा गया है इसके आधार पे। सेकेंड जो वर्गीकरण किया गया है वो किया गया है हमारा रासायनिक जो प्रकृति होते हैं एमिनो एसिड के, उसके आधार पे। और फोर्थ में किया गया है कि हमारे शरीर को, हमारे बॉडी को किस अमीनो एसिड की आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता नहीं है, उसके आधार पे। तो पहला जो हमारा किया गया है पोजीशन के आधार पे, उसमें अल्फा एमिनो एसिड आ गया हमारा, बीटा एमिनो एसिड आ गया हमारा। ये दो से ही आपका काम निकल रहा है, लेकिन फिर भी ये दोनों हम पढ़ लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा है इसमें हमारा उदासीन एमिनो एसिड, क्षारीय एमिनो एसिड और हमारा अम्लीय एमिनो एसिड, आवश्यक एमिनो एसिड और अनावश्यक एमिनो एसिड। सबसे पहली बात तो हम इसके बारे में चर्चा करते हैं, ये अल्फा बीटा गामा लैम्डा के बारे में। एक बात आपको पता होना चाहिए, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये जो कार्बन है, ये कार्बन जिस फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा होता है, मानिए COOH ग्रुप इसमें है, अगर COOH ग्रुप से ये कार्बन जुड़ा हुआ है तो हम कह सकते हैं कि इस कार्बन के जस्ट बगल वाला कार्बन जो होगा वो अल्फा कार्बन, इस कार्बन के जस्ट बगल वाला जो होगा हमारा बीटा कार्बन, इसके जस्ट बगल वाला हमारा डेल्टा कार्बन, गामा कार्बन, इसके जस्ट बगल हमारा डेल्टा कार्बन। यानी फंक्शनल ग्रुप जिससे जुड़े हुए हैं जिस कार्बन से, वो हमारा अल्फा, उसके बगल वाला हमारा बीटा और उसके बगल वाला हमारा गामा, उसके बगल में हमारा आपका डेल्टा। पहला जो हमारा है अल्फा एमिनो एसिड, इसमें ध्यान दीजिएगा, इस एमिनो एसिड में जो है NH2 ग्रुप यानी एमीन ग्रुप, इसमें हमारा NH2 ग्रुप यानी एमीन ग्रुप जो है वो जुड़े होंगे अल्फा कार्बन से। यानी यहाँ पे लिख देते हैं NH2 ग्रुप जुड़े होंगे किससे, किससे, अल्फा कार्बन से। फिर इसमें क्या होगा, इसमें NH2 ग्रुप जो होंगे, NH2 ग्रुप जो होंगे वो जुड़े होंगे बीटा कार्बन से। फिर इसमें क्या होगा, NH2 ग्रुप जो होंगे वो जुड़े होंगे गामा कार्बन से। फिर क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा NH2 ग्रुप जो होंगे वो जुड़े होंगे हमारा डेल्टा कार्बन से। हमें लगता है कि ये दिखाई नहीं पड़ रहा है, ठीक है, इसको मिटा के हम फिर से इसके बारे में लिखते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए सर जी। तो हम लोग NH2 के पोजीशन के आधार पे जो है वर्गीकरण किए थे एमिनो एसिड का। पहला हमारा था अल्फा एमिनो एसिड, दूसरा हमारा था बीटा एमिनो एसिड, तीसरा हमारा था गामा एमिनो एसिड, फोर्थ में था हमारा डेल्टा एमिनो एसिड। यानी टोटल जो हमारा 4 विभाजन किया था हमने 4 प्रकार में से। पहला हमने एक बात आपको कह दिया है कि ये फंक्शनल ग्रुप जो रहा, इससे जुड़े कार्बन, फिर इससे जुड़े कार्बन, फिर इससे जुड़े कार्बन, इससे जुड़े कार्बन, ये जो जुड़ा हुआ है डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप से, ये अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जुड़े हुए कार्बन को बीटा कार्बन, बीटा कार्बन से जुड़े हुए कार्बन को गामा, गामा से जुड़े हुए को हम लोग डेल्टा। तो पहला जो अल्फा एमिनो एसिड है, इसमें क्या होगा, मानिए कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़े हुए हैं किसी चेन में, तो इस कार्बन में आके NH2 ग्रुप अगर जुड़ जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे कि ये जो हमारा है ये कहलाएगा अल्फा एमिनो एसिड।
सेकेंड में क्या होगा, मानिए इस कार्बन, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बन से H केवल जुड़ा हुआ है, NH2 नहीं जुड़ा हुआ है। इस कार्बन से अगर NH2 ग्रुप जुड़ गया तो हम लोग कहेंगे क्या कि ये हमारा है आपका बीटा एमिनो एसिड। ठीक इसी प्रकार से R, ऐसे COO ग्रुप है, इसके बगल वाले कार्बन में नहीं जुड़ा हुआ है, इसके बगल वाले कार्बन में नहीं जुड़ा हुआ है, फिर इसमें आके NH2 जुड़ गया है तो हम कह सकते हैं ये हमारा गामा कार्बन है, और इसके और जगह के जुड़ेगा तो डेल्टा कार्बन है। तो फिलहाल हम लोग परिभाषा क्या लिखेंगे इसके, इसका जो परिभाषा बनेगा वैसा एमिनो एसिड जिसमें NH2 ग्रुप अल्फा कार्बन पर व्यवस्थित हो या उपस्थित हो या जुड़े हो। चलिए, तो ये कहलाएगा हमारा अल्फा एमिनो एसिड। ये एग्जांपल ये रहा, इसे हम लोग कहेंगे अल्फा एमिनो एसिड। अगर आपको आर की जगह पर H लगा दे इस प्रकार से NH2 COOH, तब इसका नाम बदल जाएगा, इसका नाम होगा हमारा अल्फा पे है तो लिखेंगे अल्फा एमिनो, लेकिन दो कार्बन का है कार्बोक्सिलिक, 2 कार्बन को इथेनोइक अम्ल कहा जाता है तो जगह हमारा इथेनोइक एसिड, यानी इस कंपाउंड का नाम होगा अल्फा एमिनो इथेनोइक एसिड। फिर हम लोग क्या करेंगे, अगर इसकी परिभाषा ही कहते बीटा का तो हम लिखेंगे वैसा एमिनो एसिड जिसमें NH2 ग्रुप बीटा कार्बन से जुड़े हो तो वो कहलाएगा बीटा एमिनो एसिड। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा बीटा एमिनो एसिड। अगर इसी में R के ऊपर H हो जाए तो HCH NH2 CH2 COOH हो जाए तो इसका नाम होगा बीटा एमिनो, और साथ में लिखेंगे हम लोग 1 2 3 कार्बन प्रोपेनोइक एसिड। फिर आपको गामा का क्या होगा हमारा वैसा एमिनो एसिड जिसमें NH2 ग्रुप गामा कार्बन से जुड़े हो। तो फिर इसका एग्जांपल क्या होगा, ये लिखा हुआ है गामा एमिनो एसिड, लेकिन इसमें हम चेंज करते हैं HCH NH2 CH2 COOH 1 2 3 4, ये हमारा गामा पोजीशन पे एमिनो है, और साथ में 1 2 3 4 ब्यूटेनोइक एसिड। तो इस प्रकार से हम लोग नोमेनक्लेचर भी कर लेंगे एमिनो एसिड का, और इस प्रकार से हम लोग एमिनो एसिड को जान लेंगे। ये NH2 की स्थिति के आधार पे एमिनो एसिड का प्रकार था। इसके जस्ट साथ ही हम लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, साथ ही इसके अलावे हम दूसरे जो प्रकार है उनके बेस को लेके आते हैं, तो हम लोग इसको रफ करते हैं। आप इसकी रुक जाइए एक मिनट। तो हम लोग जो है दूसरे आधार पे जो है एमिनो अम्ल का वर्गीकरण करते हैं। दूसरे आधार पे वर्गीकरण कहने का मतलब हुआ रासायनिक प्रकृति के आधार पे वर्गीकरण। पहला है उदासीन एमिनो एसिड, दूसरा है अम्लीय एमिनो एसिड, क्षारीय एमिनो एसिड। सबसे पहले उदासीन एमिनो एसिड कहने का मतलब समझिए, देखिए या वैसा एमिनो एसिड कहेंगे, वैसा एमिनो एसिड जिसमें आपका NH2 तथा COOH दोनों की संख्या समान हो या बराबर हो। सबसे पहले तो NH2 एक क्षारीय प्रकृति का है क्योंकि नाइट्रोजन पे लॉन पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, और COOH जो हमारा अम्लीय नेचर का है क्योंकि COOH जो है हमारा वो प्रोटॉन का त्याग करता है। तो COOH अम्लीय और NH2 हमारा क्षारीय। अगर अम्लीय एक हो क्षारीय एक हो, अगर दोनों बराबर हो तो कह सकते हैं उदासीन नेचर का है, यानी NH2 की संख्या और COOH की संख्या
दोनों बराबर हो तो कहेंगे हमारा ये उदासीन एमिनो एसिड है। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर COOH की संख्या और NH2 की संख्या दोनों बराबर है एग्जाम्पल में, तो हम कह सकते हैं कि ये एमिनो एसिड क्या हमारा है, उदासीन है। ग्लाइसिन जो है एक उदासीन एमिनो एसिड है क्योंकि इसमें COOH की संख्या और NH2 की संख्या दोनों की संख्या क्या हमारा बराबर है। फिर हमारा अम्लीय एमिनो एसिड जो आएंगे उसमें क्या होगा, उसमें कहेंगे कि वैसा एमिनो एसिड जिसमें COOH ग्रुप NH2 ग्रुप से अधिक होते हैं। यानी जो अम्लीय नेचर का है COOH ग्रुप वो NH2 ग्रुप से अधिक होगा तो कहेंगे हम लोग ये अम्लीय एमिनो एसिड है। अम्लीय नेचर बढ़ रहा है, अम्लीय एमिनो एसिड। इसे देख लेते हैं हम यहाँ पे COOH दो जगह है एस्पार्टिक एसिड में, तो कह सकते हैं इसका एक और नाम है एस्पार्टिक एसिड में जो हमारा है NH2 एक है और COOH जो हमारा दो है, तो कह सकते हैं कि हमारा अम्लीय एमिनो एसिड है। तो हम लोग जो है अम्लीय एमिनो एसिड को जाने कि इसमें COOH ग्रुप की संख्या अधिक होगी। जैसे एस्पार्टिक एसिड में हमने देखा NH2 एक था और COOH की संख्या दो थे, तो कह सकते हैं ये अम्लीय एमिनो एसिड है। क्षारीय में क्या लिखेंगे, वैसा एमिनो एसिड जिसमें NH2 ग्रुप की संख्या COO ग्रुप की संख्या से अधिक होती है। यानी इसमें NH2 ग्रुप क्या होंगे हमारा अधिक होंगे। NH2 दो जगह है, COOH एक जगह पे है, यानी NH2 की संख्या अधिक है जैसे लाइसिन में, तो ये हमारा क्या कहलाएगा क्षारीय एमिनो एसिड। हम अगले एमिनो एसिड के प्रकार के ओर बढ़ते हैं। तो हम आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप लोग को एक सवाल करना बहुत जरूरी है। आप लोग की नज़र में गरीब पैदा होना अच्छा है या अमीर पैदा होना अच्छा है? तो आप लोग सवाल को सोच के रखिएगा, क्या सही अच्छा आंसर आपका बन रहा है, क्या सही आपका उत्तर दिया जा रहा है। मैं आपको बाद में बताऊंगा गरीब और अमीर पैदा होने दोनों में क्या अंतर और क्या फायदेमंद है आपके लिए। चलिए सबसे पहले तो हमारे लिए अब हम चलेंगे शरीर की आवश्यकता के आधार पर वर्गीकरण। जैसा कि हमें पता है पहला था आवश्यक एमिनो एसिड, दूसरा अनावश्यक एमिनो एसिड। आवश्यक एमिनो एसिड कहने का मतलब हुआ कि मेरे शरीर में जो है ये बनता नहीं है। आवश्यक एमिनो एसिड हमारे शरीर में निर्माण नहीं किया जाता है। आवश्यक एमिनो एसिड जो है वो हमें प्राप्त होता है भोजन के माध्यम से। आवश्यक एमिनो एसिड वैसा एमिनो एसिड जो हमारे शरीर में इसका कोई निर्माण नहीं है और यह प्राप्त की जाते हैं भोजन के माध्यम से। इसकी कुल संख्या जो है, इसकी टोटल नंबर ऑफ एमिनो एसिड जो होगी हमारा आवश्यक एसिड के वो 10 है। और 10 को याद करने का बायोट्रिक आपको दिया गया है। याद कीजिए एक बार, VIP हॉल में टीटी मत पढ़िएगा, टीटी नहीं है, टीटी है। VIP हॉल में टीटी, VIP हॉल में टीटी। V से वेलिन, I से हमारा आइसोल्यूरिसिन, P से फिनाइल एलेनिन, H से हिस्टेडीन, A से हमारा आर्जिनिन, L से हमारा लाइसिन, L से ल्यूसिन, M से मिथियोनिन, T से ट्रिप्टोनिन और T से हमारा थ्रायोनिन। ये 10 के 10 हमारे आवश्यक एमिनो एसिड है जिसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, लेकिन ये हमारे लिए आवश्यक है, तो इसे हम क्या करेंगे भोजन के माध्यम से ग्रहण कर लेंगे। चलिए अब हम उधर चलते हैं अनावश्यक एमिनो एसिड का। यहाँ पे देख लीजिए पूरा लिखा हुआ है, तो हम इधर जो है दूसरा हमारा जो है अनावश्यक एमिनो एसिड है। अनावश्यक एमिनो एसिड हमारे शरीर में संश्लेषित होते हैं, हमारे शरीर में बनते हैं। कुछ अनावश्यक एमिनो एसिड को अनावश्यक हमारे लिए आवश्यक नहीं है, जिसे हम शरीर से बाहर निकालते हैं, या तो मूत्र के माध्यम से। सुनिएगा मूत्र में यूरिया एमिनो एसिड निकलता है कई प्रकार के, उसमें कई नहीं 10 निकलते हैं, 10 लिखा हुआ है, ठीक है। पसीना के माध्यम से, किसी माध्यम से भी हम लोग एमिनो एसिड को बाहर निकालते हैं शरीर से, तो वो हमारा अनावश्यक एमिनो एसिड कहलाता है। तो ये शरीर में निर्मित होते हैं लेकिन हमारे लिए आवश्यक नहीं है।
इसकी संख्या 10 है। जैसे है गरीब गधा, हम याद कर सकते हैं गरीब गधा, गरीब लोगों को लोग गधा ही कहता है, इसलिए हमने आपको क्वेश्चन दिया कि गरीब होना, पैदा होना, आपको अमीर पैदा होना में क्या अंतर है और दोनों में कौन अच्छा आपके लिए है। तो गरीब गधा मतलब गरी से मतलब जी, जी से लाइसिन और जी से हमारा ग्लूटामिक एसिड। फिर हमारा है अंकल आंटी अमीर, सभी के अंकल आंटी अमीर ही होते हैं, लगता है ऐसा, लेकिन किसी किसी का नहीं होता है। तो अंकल आंटी जो हमारा अमीर है, इसमें हम लोग एस्पार्टिक एसिड ए से करेंगे, ए से हमारा एलिनिन कहेंगे और ए से हमारा ए एस्पेरेजिन कहेंगे। फिर हमारा है शाम सवेरे बोलो एचपीटी, शाम सवेरे बोलो एचपीटी, एचपीजी नहीं है एचपीटी है। तो शाम का एस सीरीन, सवेरे का एस सिप्टीन, अब बोलो साइलेंट है, एच का हो गया हाइड्रोक्सी प्रोलीन और पी का प्रोलीन और टी का टायरोजीन, ये हमारा अनावश्यक एमिनो एसिड है। तो हम अपने क्वेश्चन की ओर आते हैं। आपसे क्वेश्चन किया गया था कि अमीर होना और गरीब होना, पैदा होना, दोनों में अंतर क्या है। पता है आपको, मेरे समझ से अमीर पैदा होना दुर्भाग्यशाली है और गरीब पैदा करना सौभाग्यशाली है। अमीर जो पैदा होते हैं वो तो कभी गरीबी देखे नहीं, और जो गरीबी कभी देखा नहीं है वो क्या जाने कि किस प्रकार संघर्ष जीवन में होता है। उन्हें जीवन की मेहनत से कोई ताल्लुक रहता ही नहीं है। बाप बेटे के बाप दादा की कमाई को ऐश उड़ाते हैं। उनका लाइफ का दो ही काम होता है, वजन को बढ़ाना, वजन को कमाना। वजन बढ़ गया जिम जाइए, वजन घट गया डाइटिंग कीजिए, वही काम करता है। उनके जीवन में मेहनत नाम का चीज नहीं होता है। लेकिन एक गरीब पैदा हुए व्यक्ति जो है, उसके हाथ में हुनर है, उसको मौका मिला है कि तुम मेहनत करो, तुम संघर्ष करो और जीवन में आगे बढ़ो। तो गरीब होना बहुत सौभाग्यशील है, क्योंकि आपको मेहनत करने का, आपको संघर्ष करने का मौका मिलता है और आप संघर्ष करके जीवन में जब बनिएगा, आगे बढ़िएगा, तब आपको लगेगा सही में आज हमने संघर्ष किया, एक गरीब थे संघर्ष किए आगे बढ़ गए, आपका नाम भी होगा। लेकिन एक अमीर इंसान जो हमेशा, समझ सकते हैं ना, संघर्ष नहीं करता है, मेहनत नहीं करता है, वजन कम करता है, वजन बढ़ाता है, तो भाग्यशाली है यार, उसके जीवन में कुछ नहीं है, उसके जीवन में कोई मनोरंजन नहीं, उसके जीवन में कोई फीलिंग नहीं है। फीलिंग लानी है, अच्छी फीलिंग लानी है, फीलिंग के साथ, आपकी फीलिंग के साथ जीवन को जीनी है, संघर्ष के साथ जीवन को जीनी है, तो एक गरीब होना ही अति आवश्यक है। चलिए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, इसको हम क्लीन करते हैं, उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक को याद रखिएगा, वीआईपी हॉल में टीटी और इधर गरीब गधा, अंकल आंटी अमीर और शाम सवेरे बोलो एचपीडी, है ना, एचपीटी। तो अब हम लोग एमिनो एसिड के रासायनिक और भौतिक गुणधर्मों को जानेंगे। सबसे पहले हम लोग भौतिक गुणधर्मों को जान लेते हैं, 2 मिनट का काम है। भौतिक गुणधर्म आप लोग को याद करना पड़ेगा। जो बात है, रंगहीन होते हैं एमिनो एसिड, स्वाद में मीठे होते हैं और यह क्रिस्टलाइन सॉलिड है, यानी जिसके त्रिविमीय संरचना जो है एक क्रम में व्यवस्थित होगा, उसे क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये हमारा। इसका गलनांक कुछ है, यानी ये गलेगा बहुत ज्यादा ही हाई टेम्परेचर पे। यह जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील होकर ये ज्यूटेड आयन बनाता है, ये आगे हम लोग जानेंगे, है ना। साथ में यह कार्बनिक यौगिक में अविलय है, यानी कार्बनिक यौगिक में घुलनशील नहीं होते हैं। ग्लाइसिन को छोड़कर सभी क्रियोल बनाते हैं। क्रियोल एक चैन है जो कि कार्बनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टीज होता है, जिसको हम लोग वहां पे जानेंगे कार्बनिक कंपाउंड में, ठीक है। फिलहाल हम लोग जो है रासायनिक गुणधर्म में आते हैं। रासायनिक गुणधर्म में जो भी रासायनिक गुणधर्म लिखा हुआ है, ये थर्ड तक जो हमारा है, जो भी रासायनिक गुणधर्म है, इसमें हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, इसको प्रतिस्थापित करना है। हमें एक चीज का ज्ञात होना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो H+ आयन प्रदान करता है, तब तो एसिड है ये। और एसिड की रिएक्शन क्षार से करेंगे। एसिड अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी क्षार से रिएक्शन करेंगे तो जल तो बनेगा। आपको पता है जल कहाँ से बनेगा, यहाँ से OH को निकालिए, यहाँ से H निकालिए, देखिए H2O बन गया। रेस्ट क्या बच गए, रेस्ट बच गया RCH हम इधर हो जाते हैं, देख लीजिएगा, बचा हुआ C+O, H निकल चुका है, बच गया यहाँ पर से Na, ये हमारा बन के निकल गया। चलिए पहला रिएक्शन कंप्लीट। दूसरा भी देखिए गौर से, अगर हमारा ये एसिड है और ये क्षार है, सपोर्ट मान लेते हैं, तो H2O तो निकलेगा, तो जल को निकालिए, पहले प्लस कीजिए, ये और ये निकल गया, बच क्या गया RCH NH2 C+O और बच गया हमारा यहाँ पर से क्या C2H5, ये संरचना बच गए। फिर इसमें देखिए, इसको हम तोड़ते हैं, देखिए आराम से। आपको और कहा जाए कि ये जितना कंपाउंड है, ये पूरा कंपाउंड में सबसे कमजोर बॉन्ड कहाँ बना हुआ है,
देखिए कमजोर बॉन्ड अगर आपको कभी भी चेन करने के लिए कहा जाए तो आप ध्यान रखिएगा, सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, एक पाई एक सिग्मा। तो आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहले कमजोर बॉन्ड सिग्मा और पाई में तुलना किया जाए तो पाई बॉन्ड हमेशा कमजोर बॉन्ड पाया गया है। इसके तहत हम वहां पे अटैक करेंगे जहां पे डबल बॉन्ड होगा। तो मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा। कितना एच है? 4 एच है। दूगो बॉन्ड क्लियर हुआ तो दूगो एच को ये ले लेगा, और दो बॉन्ड किया दूगो एच को ये ले लेगा। रिएक्शन बन गया। दूगो एच, H2, एगो O प्लस RCH NH2, अब बच गया हमारे पास में C के साथ दूगो H है CH2 और फिर OH, ये निकल के आ गया। फिर आपको यहाँ तक जो हमने रिएक्शन को बताया है, इस रिएक्शन के बारे में हमने कहा आपको कि ये रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ प्रतिस्थापित करने पर आ रहा है। अब हम लोग किसको करेंगे प्रतिस्थापित? तो हम लोग करेंगे आप प्रतिस्थापित किसको? हम लोग करेंगे इस NH2 को। हम लोग क्या करेंगे, इस NH2 को इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या? ऐसे H, दो H था, एक H को ऊपर ले गया, ये Cl को बाहर निकाल लेंगे, HCl। रेस्ट में जो रह गया उसको लिख लेते हैं। क्या रह गया देख लीजिए, RCH सिर्बल OH, यहाँ पे NH, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ यहाँ पर का, तो CO और CH3। फिर इसको देख लीजिए गौर से, ये हमारा जो HNO2 है इसको दो भाग में तोड़ सकते हैं, इसको दो भागों में तोड़ सकते हैं, OH में और NO में। NHHO2 आ गया हमारा। OH को हम लोग आगे जोड़ेंगे ऐसे यहाँ, और ये बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पर का बॉन्ड N को जोड़ेंगे और यहाँ पे O को, यहाँ पे हम लोग O जोड़ेंगे, इस O को यहाँ पे, इस O को जोड़ेंगे यहाँ पे, इस N को यहाँ जोड़ेंगे और इस OH को यहाँ जोड़ेंगे। बताइए क्या हो गया रिएक्शन, RC ऊपर चल गया OH, नीचे सिर्बल OH, और हमारा ये आपका H, फिर प्लस NNN2 प्लस यहाँ पे H2 और OH2O। तो इस प्रकार हमारा एमिनो एसिड के कुछ रिएक्शन थे जो आपको आसानी पूर्वक बताया जा चुका है। इसके आगे हम लोग कुछ और कंपाउंड को जानते हैं। हम लोग जो है ज्विटर आयन को जानेंगे। इससे पहले एक गाना के बारे में तर्क वितर्क कर लेते हैं। आप लोग गाना सुने हैं, मुझे साजन के घर जाना है। ये गाना जो है किसी पुरुष के लिए गाना उचित नहीं बनता है, तो पुरुष क्या गा सकते हैं? पुरुष गा सकते हैं इस गाने को इस प्रकार से, मुझे सासू माँ के घर जाना है। नहीं कह सकते। तो हम लोग ज्विटर आयन के बारे में जानते हैं। तो हम लोग ज्विटर आयन के बारे में जानते हैं। ज्विटर आयन में हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है कि हमारे पास जो हमारा एमिनो एसिड है उसमें हमारा एक है एमीन ग्रुप, एक हमारा है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अब एक बात आपको और पता है कि एमीन जो है हमारा ये क्षारीय नेचर का है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये अम्लीय नेचर का है। ये जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है ये प्रोटॉन को हमेशा त्याग करना चाहता है। प्रोटॉन त्याग करने का मतलब है कि इसके पास जो H है वो H प्लस आयन त्याग करना चाहता है। जैसा कि हम लोग पढ़े थे कहीं कि एक आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक था, उसने कहा था कि जो अम्ल होते हैं वो H प्लस आयन प्रदान करते हैं। तो ये H प्लस आयन प्रदान करना चाहेगा। ये जब H प्लस आयन प्रदान करना चाहेगा, देखिए क्या होगा, समझिए यहाँ पे ये इस प्रकार से अलग हो जाएंगे, RCH NH2 और ये हो गया सिर्बल O माइनस H प्लस। जब ये H प्लस आयन प्रदान करेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा कार्बोक्सिलिक एसिड और H को त्याग देगा। H को जैसे ही त्यागेगा H पे आ जाएंगे पॉजिटिव चार्ज, और H जो है पॉजिटिव चार्ज ये बाहर नहीं निकलना चाहेगा। डेट मीन्स कहने का मतलब समझिए, आपके घर में अगर कोई नलायक हो गया है, गधा हो गया है, निकम्मा हो गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड के भी घर में कौन हो गया था, हाइड्रोजन हो गया नालायक, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले उसका मोबाइल छीन लेते हैं, मोबाइल जब्त किए और लात मार के घर से बाहर निकाले। ठीक वही काम किया गया यहाँ पे। इसने क्या किया, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को जब्त किया। कार्बोक्सिलिक एसिड ने क्या किया, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को जब्त किया और हाइड्रोजन को भगाया अपने घर से। अगर आप अपने घर से उसको भगाइएगा किसी को, तो वो कहीं जाके अपना तो आश्रय बनाएगा,
वो फराक से ना आश्रय कहाँ बनाएगा? अपने मित्र के पास, अपने पड़ोसी के पास, अपने करीबी के पास। इस ग्रुप में सबसे ज्यादा इसके जो करीबी है, वो करीबी हमारा कौन है? NH2 है। ये H चाहेगा कि मुझे बेदखल कर दिया है अपने घर से, तो हम वहां जाए, उससे मिले जो हमारा करीबी है। और इसका करीबी कौन निकल जाएगा? इसका करीबी निकल जाएगा NH2। तो ये H जो है हमारा जाके मिलेगा किससे? NH2 से मिलेगा, है ना। तो बन जाएगा NH3, और ये साथ में अपना पॉजिटिव लेकर आ रहा है, तो प्लस, इस O माइनस। ये जो बन के निकला है द्विध्रुव आयन, यानी ये जो बन के निकला डायपोल आयन, इस डायपोल आयन को हम लोग कहते हैं ज्विटर आयन। क्या कहते हैं? ज्विटर आयन। यानी फिर से आराम आराम से समझिए क्या हुआ। H ने अपना हाइड्रोजन को त्यागा, इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख दिया, तो H प्लस आयन बन के निकले बाहर। वो H प्लस आयन जाके मिल गया किससे? वो मिल गया हमारा NH2 से। तो NH2 से मिल गया, तो जो नया कंपाउंड बन के निकला उसे ज्विटर आयन कहेंगे। भाषा कैसे हम लिखेंगे? हम नीचे लिख रहे हैं भाषा, देखिएगा भाषा हम लिख रहे हैं नीचे, तो आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। तो हमारे पास हमने क्या किया था, आपको याद होगा, इस H प्रोटॉन को हमने बाहर निकाला और NH2 के साथ मिला के एक आयन बनाया था, ज्विटर आयन कहलाया था। उसका भाषा नीचे लिखा गया है, आप वो देख लीजिए। एमिनो अम्ल में क्षारीय NH2 ग्रुप तथा एमिनो अम्लीय COOH ग्रुप होते हैं। ये एमिनो अम्ल है, क्षारीय NH2 ग्रुप, और अम्लीय COOH ग्रुप होते हैं। अम्लीय COOH ग्रुप के द्वारा एक प्रोटॉन का त्याग किया जाता है। इसने एक प्रोटॉन का त्याग कर दिया, तथा NH2 ग्रुप के द्वारा उस H प्लस प्रोटॉन का ग्रहण किया जाता है। NH2 ग्रुप जो है उस प्रोटॉन का ग्रहण कर लिया, जिससे एक आयन बनते हैं। वही आयन क्या कहलाते हैं? ज्विटर आयन कहलाते हैं। आप लोगों को पता होगा कि आज के बाद कल के दिन जो है हमारे लिए एक पर्व की तरह है। कल का दिन जो हमारे लिए इस साल का सबसे आखिरी सोमवार है, सावन का सोमवार। इसमें भगवान भोले की सोमवारी का जो व्रत होते हैं वो धूमधाम से मनाए जाते हैं। कई लोग बाबा भोले के दरबार में जाते हैं, महाकाल के दरबार में जाते हैं और उनकी भक्ति करते हैं, साथ में उनसे कई चीजें मांगते हैं, उनका वरदान मिलता है, और उनके द्वारा, भक्तों के द्वारा मांगे गए मुराद को भगवान भोले के द्वारा उनका फल दिया जाता है। तो मेरा कहना है कि कभी कुछ नहीं किया है, लेकिन भक्ति करके देखिए। भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति होती है। आप हमेशा जो है किसी न किसी भगवान का भक्ति करते रहिए, जिससे जो आपका है आने वाला भविष्य जो है आपका उजागर हो जाए। चलिए, इसके बाद एक और है टॉपिक, उसको हम लेके चलते हैं। उसको रोकिए था। तो हम लोग अब जो है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट यानी समविभव बिंदु के बारे में जानेंगे। एक बात आपको पता होनी चाहिए, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जो एनोड होते हैं उस पे चार्ज होते हैं पॉजिटिव, और जो कैथोड होते हैं उस पे चार्ज होते हैं निगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज के जो है वो निगेटिव को अपनी ओर खींचेंगे, और जो निगेटिव चार्ज के हैं वो पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर खींचेंगे। कहने का मतलब होता है कि जो विपरीत होते हैं आवेश के, वो एक दूसरे को अपने ओर अट्रैक्ट करते हैं, यानी आकर्षित करते हैं। यहाँ पे देखिएगा गौर से, समविभव पॉइंट एक्चुअली होते क्या है। देखिए, अगर अम्लीय माध्यम में किसी चीज को लिया जाए, अम्लीय माध्यम में, तो क्षारीय का मतलब क्वालिटी बढ़ जाएगा। यानी क्षारीय में हम H प्लस आयन इसको देना पड़ेगा हमें, और ये H प्लस आयन करेगा, यानी ये 3H प्लस आयन करेगा। जखनी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, ये कैथोड तो उधर मूवमेंट करने लगेगा। अगर हम क्या करें, क्षारीय दे किसी को, क्षारीय, तो अम्ल का जो है कहीं ना कहीं कंडीशन बढ़ जाएगा। अम्ल में क्या होगा, ये H प्लस प्रोटॉन त्याग कर देगा, निगेटिव चार्ज का हो जाएगा, निगेटिव चार्ज का होगा तो ये एनोड को मूव करेगा इसी को, और ये दोनों को बैलेंस करने के लिए जिस पीएच का हम लोग इस्तेमाल करेंगे उस पीएच को हम लोग समविभव कहा जाएगा। अगर अम्लीय पीएच है, कैथोड की ओर भाग गया, क्षारीय पीएच है, एनोड की ओर भाग गया। ऐसा कौन सा पीएच रखेंगे, ऐसा कोई पीएच होगा ना कि ना वो कैथोड की ओर भागे ना एनोड की ओर भागे, बैलेंस रहे, एक से पर खड़ा रहे। उसी पीएच के वैल्यू को, उसी आवेश को जो संतुलन करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, समविभव बिंदु कहते हैं। लिखा हुआ देख लीजिए, अम्लीय पीएच होने पर अमीनो एसिड
धनायन में बदलकर कैथोड की ओर गति करते हैं, जबकि क्षारीय पीएच होने पर एमिनो एसिड ऋणायन में बदलकर एनोड की ओर गति करते हैं। आपको बताया हमने, अगर ये अम्लीय है पीएच तो पॉजिटिव होगा कैथोड की ओर, अगर क्षारीय है पीएच निगेटिव होगा एनोड की ओर। परंतु एक निश्चित पीएच पर, यानी एक ऐसा पीएच ले रहा है जिस पर प्लस और माइनस दोनों आवेश क्या हो जाए, संतुलित हो जाए, बराबर हो जाए, उसी पीएच के मान को हम लोग क्या कहेंगे, समविभव पॉइंट कहेंगे। और इसके साथ जो हमारा अभी एमिनो एसिड खत्म हो गया। अब एमिनो एसिड हमारा खत्म हो गया है। आप लोग को इस वीडियो को देखने से पहले हम फिर कह रहे हैं, थ्री वीडियो वो देख लीजिए। बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत से। एक वीडियो के पीछे 40 मिनट के पीछे जो हमारा कम से कम आपको 5 से 6 घंटा लगा रहता है। तो हम फिर भी वीडियो पे लाइक कमेंट शेयर नहीं होता है। तो आप लोग से विनती है कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, बहुत अधिक शेयर कीजिए। अगर आप शेयर कीजिएगा तो हमें प्रेरणा मिलेगा और वीडियो बनाने का, और हम वीडियो को सही से बनाएंगे और अच्छे से बनाएंगे और मेहनत करके बनाएंगे। और शेयर नहीं होता है ना, मन नहीं करता बनाने का, फिर भी आपको बना लेते हैं, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे घंटी वाले बटन को दबा लीजिए। काहे कि आपके पास हमको लग रहा है नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है। नोटिफिकेशन इसलिए नहीं पहुंच रहा है क्योंकि आप घंटी वाले बटन को दबा कर नहीं रखे हुए हैं। तो जाके वहां पे शेयर के साथ घंटी, शेयर और सब्सक्राइब के साथ जो आप घंटी वाले बटन को भी आप लोग क्लिक कर लीजिए। इससे हमारा नोटिफिकेशन जब भी हम वीडियो डालें आप पे नोटिफिकेशन आ जाए, आप वीडियो को देख ले। और कहते हैं ना, अच्छे अच्छे कंसेप्ट आपको मिलेंगे। वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत सारे प्यार दीजिए वीडियो को, है ना। इतना प्यार दीजिए कि वीडियो जो है वायरल हो जाए, ठीक है। धन्यवाद।